लगता है अब आरएसएस को ये समझ में आ गया है कि चिंताएँ ज़्यादा बढ़ी हैं, लोगों की समस्याएँ बढ़ रही हैं और कई राज्य हाथ से फिसलते जा रहे हैं। इसलिए ये हुआ जो टिप्पणी आई। जी। देखिए, इस टिप्पणी को मैं 2 तरह से परिभाषित करूँगा। एक तो अंतर्विरोध और दूसरे विभ्रम। अंतर्विरोध तो बड़ा स्पष्ट है और वो दिखाई भी देने लगा है, क्योंकि जो मोदी मॉडल है उसमें फ्रेम में सिर्फ मोदी हैं। और ये बहुत अच्छी बात अभी कही गई कि आरएसएस में कम से कम जो सरसंघ चालक है या सर कार्यवाह है, ये सामने नहीं आते, इनका नाम नहीं आता, संगठन का नाम आता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में तो अब सिर्फ मोदी रह गए, चाहे वो पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन हो, चाहे वंदे भारत ट्रेन का इनॉग्रेशन हो, चाहे वो जाके कोनों में चीता छोड़े, वो फ्रेम में सिर्फ मोदी जी रहेंगे और दूसरा कोई भी व्यक्ति नहीं घुसने पाता। तो ये लेकर के मुझे भी कुछ जानकार सूत्रों से ऐसा पता चला है कि वहां मरमरिंग हो रही है और लोग ये कह रहे हैं कि ये व्यक्तिवादी पार्टी हो गई है और मोदी अपने अलावा किसी को पनपने नहीं दे रहे हैं। कोई दूसरी लीडरशिप की तो बात ही छोड़ दीजिए, जो उनके अपने सहयोगी हैं उनको भी कहीं छोटी सी हेडलाइन में छोटी सी जगह मिल जाए, ये वो बर्दाश्त नहीं करते। तो ये अंतर्विरोध इस लेख से तो मुझे मेरा अपना मानना है कि पूरी तरह से उजागर हो रहा है। ये जब 2014 का समय था तो बड़े बहुत प्रयास के साथ मोदी की छवि बनाई गई थी। उसमें कारपोरेट भी था, उसमें आरएसएस भी था, उसमें भाजपा के और वर्कर्स भी थे। लेकिन अब शायद ये कुछ ज्यादा हो गया और ये उन्हें लगने लगा है कि मोदी लार्जर देन लाइफ हो गए। तो एक तो ये अंतर्विरोध इस लेख से स्पष्ट हो रहा है, दूसरे एक विभ्रम की स्थिति दिखाई दे रही है। देखिए, जिस तरह से अपने कार्यकर्ताओं को आरएसएस ने ट्रेन किया है और जिस तरह से उनकी परवरिश हुई है, उसमें मैं नहीं समझता कि वो जरा भी डेविएशन, यानी वो थोड़ा भी कांग्रेस बनने की कोशिश करें, जिसमें मुसलमान भी हो, जिसमें ईसाई भी हो, जिसमें दूसरे अल्पसंख्यक भी हो, या जिसमें वर्ण का एक खास तरह का जो अध्ययन है उस तरह से हो, तो वो उनका कार्यकर्ता स्वीकार नहीं करेगा। मुझे याद है कि ये ऑर्गेनाइजर, आपने बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन आपका था कि आरएसएस कई बार मना कर देती है कि ऑब्जर्वर, या ऑब्जर्वर छोड़ दिए, किसी से भी वो कह सकते हैं कि हमारा कोई रिश्ता नहीं। लेकिन यही ऑब्जर्वर है जिसने दिसंबर 1949 में, नवंबर 1949 में जब संविधान बना तो इसने अग्रलेख लिखा कि हमें ये संविधान मान्य नहीं है, हमारा संविधान तो मनुस्मृति है। उसी तरह 26 जनवरी 1950 को जिस दिन तिरंगा झंडा फहराया, उसी के दूसरे दिन ऑर्गेनाइजर में अग्रलेख लिखा छपा, जिसमें कहा गया साहब ये तो अशुभ रंग है, हिंदुओं का ध्वज जो है वो तो सिर्फ भगवा हो सकता है। या अभी 2014 में जब मोदी जी आए तो इस ऑर्गेनाइजर में तो नहीं, लेकिन आरएसएस के एक दूसरे मलयाली मुखपत्र ने ये लिखा कि साहब हमने बड़ी गलती की जो गांधी की हत्या की, हमें तो जवाहरलाल की हत्या करनी चाहिए थी। बाद में जब हल्ला गुल्ला हुआ तो उसे विड्रॉ कर लिया। तो ये सारी, ये पूरी की पूरी एक मानसिकता का निर्माण करती है। जो दो पहले मैंने ऑर्गेनाइजर के अग्रलेखों का हवाला दिया और ये जो मलयाली पत्र का हवाला दिया, ये तो पूरी की पूरी आरएसएस की जो मानसिक स्थिति है, जो निर्मित है, उसका आधार है। अगर आप इसी को खत्म कर देंगे तो फिर आरएसएस की जरूरत ही क्या रहे, आरएसएस का औचित्य क्या रहे, लेजिटिमेसी क्या होगी। तो मुझे लग रहा है ये विभ्रम की स्थिति है, हमें बहुत इससे आशान्वित नहीं होना चाहिए और ये कार्यकर्ता उनका स्वीकार नहीं करेगा। अभी कुछ दिनों पहले सरसंघ चालक ने वर्ण व्यवस्था के बारे में कुछ ऐसी टिप्पणियां की जो आरएसएस की स्थापित मान्यताओं के खिलाफ थी और बहुत मरमरी। मेरे परिचितों में कई लोग थे जो आरएसएस से जिनकी सहानुभूति थी, कुछ सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं। मैंने देखा कि वो सब लोग अपने प्राइवेट डिस्कशंस में, ड्राइंग रूम में बैठ करके इससे असहमति जता रहे थे। तो ये तो एक बहुत बड़ा विभ्रम है और हो सकता है ये केवल जो पानी को नापने के लिए छोड़ा गया हो। क्या इसकी प्रतिक्रिया होगी, एक इस तरह की टिप्पणी की गई है और वो अपने कार्यकर्ताओं का और आम जनता का मूड भांपने की कोशिश करें। लेकिन मेरा मानना है कि हमें इससे कोई बहुत आशावादी, आशान्वित नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपने मूल को छोड़ करके आरएसएस फले फूलेगी नहीं। उसे तो वापस अपने जो उसका जो आधार है वहां जाना पड़ेगा और उस आधार में एंटी मुस्लिम, एंटी क्रिश्चियन, एंटी कम्युनिस्ट, ये सारी चीजें तो रहेंगी ही रहेंगी, उन पर बहुत ज्यादा
मैं कम से कम मुझे कोई